आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर और बैरक का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। कहा, तीर्थ यात्रा को लेकर थी कई चुनौतियां, अधिकारियों ने बेहतर ढंग से निभाई अपनी जिम्मेदारी। हरिद्वार में 2 साल बाद होगी कांवड़ यात्रा। 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। 10,000 पुलिसकर्मियों को सौंपा सुरक्षा का जिम्मा। 50 ड्रोन भी करेंगे निगरानी। चंपावत में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ कर 2 तस्कर किए गिरफ्तार। करीब 2.5 लाख की 420 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। पौड़ी के सपलोड़ी और भट्टी गांव में गुलदार का आतंक खत्म। दहशत का केंद्र बना गुलदार पिंजरे में कैद। मेडिकल जांच के बाद घने जंगलों में छोड़ा जाएगा गुलदार। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन रहना होगा सतर्क। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट किया जारी। मैदान से लेकर पहाड़ तक होगी जमकर बारिश। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और प्रशासनिक भवन, क्वार्टर और बैरक का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर बयान दिया और कहा कि चारधाम तीर्थ यात्रा को लेकर कई चुनौतियां थी। चारों धामों पर उम्मीद से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाई। वहीं पुलिसकर्मियों की सुविधाओं के मुद्दे पर धामी ने कहा कि हमने एक मंत्र का निर्णय लिया है कि जिस किसी भी परियोजना का शिलान्यास हो चुका है तो उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन की प्रशासनिक इमारतों और आवासों का निर्माण होने से पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। एक अच्छा भवन बने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही है। और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें कुछ डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ क्योंकि पुलिस ने अभी चारधाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में, और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अच्छा काम करेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए जाएँ उच्च कोटि, उच्च गुणवत्ता के बनाए जाएँ और उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम उनके बहुत आभारी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल बाद कांवड़ यात्रा होने जा रही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के आने की संभावना है। वहीं यात्रा की तैयारी के लिए पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित हुई, जिसमें 7 राज्यों के आला अधिकारियों ने भाग लिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बता दें कि कांवड़ मेला क्षेत्र को 133 सेक्टरों में बांटा जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था में करीब 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही 50 से ज्यादा ड्रोन की तैनाती की जाएगी। वहीं कई जगहों पर कंट्रोल पॉइंट भी बनाए जाएंगे ताकि किसी भी स्थिति को समय से भापा जाए। और बता दें कि कांवड़ यात्रा 14 से 26 जुलाई तक चलेगी।
चंपावत के विकास भवन सभागार में जन जानकारी अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष इकबाल सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उन्होंने संचालित विभागीय योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को हर एक लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के दिनेशपुर जिले की नगर पंचायत सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। चेयरमैन सीमा सरकार और सीई सरोज गौतम के सानिध्य में योजना के लाभार्थी फल सब्जी रेहड़ी विक्रेताओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि कोरोना काल के दौरान रेहड़ी विक्रेताओं को आर्थिक लाभ देते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन दिया गया था, जिसे किस्तों के माध्यम से कम ब्याज दरों के साथ वापस कर दिया, जिस पर अब सरकार ऐसे लोगों को 20 से 30,000 रुपए का अतिरिक्त लोन देगी, जिसको लेकर प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं। जी की तरफ से जो कोविड कोरोना काल में जैसे इनकी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था, उसी समय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 10,000 रुपये का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन दिया गया था और उसी का प्रशस्ति पत्र और एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक कवरिंग लेटर इनको दिया गया है सम्मान स्वरूप। और इसके अलावा इसके में जिन्होंने 10,000 रुपये सफलतापूर्वक जिन्होंने चुका दिए हैं, अब उनको आगे 20,000 से 50,000 तक का भी लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत दिया जाएगा। स्वनिधि के तहत जो रेडी फल वाले सब्जी वाले उनको जो है 10-10 हज़ार रुपये का जो प्रधानमंत्री की ओर से गिफ्ट दिया गया, उसका आज प्रधानमंत्री का हस्तलिखित पत्र सबको दिया गया और आगे भविष्य में उनको 20,000 रुपये, उसके बाद 30,000 रुपये, लगभग 50,000 रुपया उनको लोन स्वरूप दिया जाएगा, जिनका वार्षिक जो है 5% जो है 5 से 7% ब्याज के बीच उनका जो है काटा जाएगा। और ये जो है योजना जो रेडी वाले फल वाले गरीब लोग जो ठेली लगाते थे और साहूकार से ब्याज में पैसा लेके दुकानदारी करते थे और शाम को उन्हीं को बेच के दे जाते थे, उनके निमित्त जो है प्रधानमंत्री ने उनके मन की बात के तहत किसी ने ये आवाज़ उठाया था, तो जो है इसी के तहत जो गरीब लोगों को जो है स्वरोजगार के तहत ये जो है अनुदान जो दिया जाए। हरिद्वार के सेक्टर 2 बैरियर पर लघु व्यापार एसोसिएशन की ओर से गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें लघु व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार से नियमों के मुताबिक टाउन वेंडिंग जोन स्थापित करने की मांग की है। साथ ही सरकार से लघु व्यापारियों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि 29 जून को हरिद्वार में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। उससे पहले सरकार खोखा रेहड़ी और पटरी पर व्यापार करने वाले लघु व्यापारियों के अतिक्रमण के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाए। उन्होंने कहा कि कभी पॉलीथीन तो कभी अतिक्रमण के नाम पर लघु व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता रहा है। उनतीस तारीख को हमारी टीवीसी की बैठक होने जा रही है। उस टीवीसी की बैठक में जो रेहड़ी पटरी वालों का कानून है वो कैसे क्रियान्वयन हो, और आज से हमारी एक मुहिम चल गई है और पूरे 23-24 जुलाई तक हमारी मुहिम चलेगी। हमारा भारत सरकार से आग्रह है, राज्य सरकारों से आग्रह है पूरे भारतवर्ष के स्ट्रीट वेंडर का, कि आप स्ट्रीट वेंडर को परिभाषित करें कि स्ट्रीट वेंडर अतिक्रमणकारी है या स्वरोजगारी है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पॉलीथिन को लेकर जो है फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए और जो स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी है इसकी ये परिभाषित होना चाहिए कि ये अतिक्रमणकारी है या लघु। हल्द्वानी महिला अस्पताल परिसर में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की समस्याओं के निराकरण और आशाओं पर अनर्गल आरोप लगाने को लेकर विरोध जताया। ऐसे में महिला अस्पताल की सीएमएस ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद आशाओं ने नैनीताल सीएमओ को ज्ञापन भेजा, जिसकी प्रतिलिपि महानिदेशक स्वास्थ्य उत्तराखंड को भी भेजी गई है। वहीं आशाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आशाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। साथ ही आशाओं ने महिला अस्पताल में 24 घंटे गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी जांच की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की।
गुस्सा आने का वजह यही है ना कि बरसों अभी जो हमारे बीच में अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट छुट्टी पर थे, तो उससे कुछ अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं बाहर ले गए लोग, और आशाएं जिनको नीड होती है इमरजेंसी जो है वो तो बेस हॉस्पिटल में जाते ही हैं। तो कुछ एक दो लोग जो मेरे उसमें आए कि उनको ज़रूरत भी नहीं थी और वो बाहर ले गए, जैसे अब बहुत सारे अल्ट्रासाउंड क्या कहते हैं ये केंद्र हैं यहाँ पे, तो मरीज़ मेरे पास आता है कि भाई मैम क्या कहते हैं यहाँ मेरे को ये था, मेरे को आशा वहाँ ले गई। सारे कमीशन है यहाँ, गरीब आदमी हर कोई सोचता है कि सरकारी में जाए हमारा पैसा बचे, लेकिन यहाँ डिलीवरी होने के बाद आशा जो सिस्टर लोग हैं आशा से कहते हैं आशा मरीजों से मिठाई दिला, मतलब पैसे दिला, ऐसे कहते हैं। वो 1400 के लिए तो यहाँ आता है सरकारी में 1400 पैसा मिलेगा हम लोग को। अगर हमें डॉक्टर लिख के नहीं देंगे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अगर हम नहीं कराते, आगे जाके उसके बच्चे में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि आशा ने इसका लेवल 2 नहीं कराया है। ठीक हो गया। अगर ये सुविधा हमें अंदर मिलेगी तो हम 2-2 हजार 2,500 के अल्ट्रासाउंड क्यों बाहर कराएंगे। मेरा कहना है कि जब यहाँ 15 दिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे तो हम अल्ट्रासाउंड कहाँ लेके जाते है ना। तो दूसरी चीज ये है कि इनका कहना है कि हम अगर कहीं से करा के लाए, ये कहते तू यहाँ क्यों चले गई, तुझे यहाँ भेजा था। पेशेंट से कहते हैं यहाँ करा के लाओ, वहाँ करा के लाओ। तो ये क्या मुद्दा है कि यहाँ करा के लाओ, वहाँ करा के लाओ। हम लोग प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं, हमारी आशा बहनों का कार्यक्रम है जो 2006 से चला आ रहा है। पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद लास्ट में। खबर सितारगंज से है, जहां खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में 100% बायोमेट्रिक माध्यम से नहीं करने पर जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के चालान काट दिए और 3-3 हजार का जुर्माना वसूला। वहीं पूर्ति निरीक्षक DS धामी ने बताया कि कार्य की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की ओर से जुर्माना राशि जमा नहीं की जाएगी तब तक सरकारी सस्ता विक्रेताओं को राशन आवंटित नहीं किया जाएगा। में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत सभी राशन डीलरों को, कार्डधारियों को जब राशन वो वितरण करेंगे तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करना है। जिन राशन डीलरों के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम किया गया है, उनके अगेंस्ट जिला स्तर पर कार्रवाई करते हुए 44 डीलरों पर जुर्माना किया गया है, प्रति डीलर 3,000 रुपये। इसी क्रम में सितारगंज में भी 5 डीलर जिनका लक्ष्य के सापेक्ष कम रहा प्रदर्शन, उन पे चालान किया गया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में वो इसको सुधारें और 100% अंगूठे के मार्फत ही राशन का वितरण किया जाना है। हाँ, इसमें जो चालान की धनराशि की गई है वो 3,000 प्रति दुकानदार की दर से की गई है। हमारे यहाँ सितारगंज में 5 दुकानों का चालान किया गया है 15,000 रुपये। चालान लगाने के पश्चात ही उनको नया राशन अगले माह का जारी किया जाएगा। अगर वो चालान नहीं लगाते हैं तो उनका राशन जारी नहीं किया जाएगा और निकटतम दुकान में संबद्ध करके राशन का वितरण किया जाना है। अगली खबर की ओर, जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक अली ने हरिद्वार प्रेस क्लब में जिला पंचायत चुनाव से पहले हुए परिसीमन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार को आगामी पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों के विपरीत गांवों में परिसीमन हो रहा है। उनकी ग्राम पंचायत सलेमपुर में भी धांधली की गई है और प्रशासन भी उनकी आपत्ति का संज्ञान नहीं ले रहा है, जिसे लेकर राव आफाक अली ने मांग की है कि भाजपा सरकार नियमों के अनुसार परिसीमन कराए और पंचायत चुनाव लड़े। पहली बात तो सरकार चुनाव कराने के मूड में ही नहीं है, टालेगी। दूसरी बात, अगर कराया तो सत्ता की भूख सरकार को इतनी है कि वो ग्राम पंचायत के सदस्य पद हेतु तक छेड़छाड़ करके उसका उल्टा सीधा परिसीमन करा के क्षेत्र पंचायत बनाए जा रहे हैं और क्षेत्र पंचायत के बाद जिला पंचायत बनाए जा रहे हैं, जो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा है। जबकि कानूनन संवैधानिक रूप से जो परिसीमन होता है वो पूर्वी उत्तर क्षेत्र से शुरू होकर दक्षिणी पश्चिम तक जाता है और सरकार ने उन नियमों को भी ताक पर रख दिया। मेरे अपने ग्राम सलेमपुर को 2 टुकड़ों में काटकर एक का नाम बोंगला और दूसरे का नाम बहादुराबाद रख दिया। मीडिया के माध्यम से यही मांग चाहते हैं कि ईमानदारी से जो परिसीमन पहले हुए हैं, जो गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका भौगोलिक आकार मिला हुआ है, वो उसी आधार पर जो है उस परिसीमन को सही करे। अधिकारी और सरकार न्याय नहीं कर रहे तो जनता न्याय करेगी। नुकसान तो जो भी होगा ये भाजपा को होगा, चूंकि भाजपा ही चुनाव से भाग रही है।
उत्तराखंड के चंपावत में एसओजी और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दूसरे राज्यों में शराब तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 420 अवैध अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की है। पुलिस की ओर से जब्त किए गए माल की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह गैर राज्य हरियाणा ब्रांड की शराब उत्तराखंड के अन्य जनपदों में लाकर तस्करी कर रहा था। आज एसओजी और हमारे चंपावत पुलिस और एडीटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 35 पेटी हरियाणा मार्का की शराब पकड़ी है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये हरियाणा से लेके आ रहे थे शराब और इनका मुख्य उद्देश्य चंपावत और आगे पिथौरागढ़ में कुछ जो लोगों को सप्लाई देनी थी। चूँकि इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो इसको चलते के आसपास में पुलिस ने ट्रैप करके इसको पकड़ा है। 35 पेटी करीब हरियाणा मार्का। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां सपलोड़ी और भट्टी गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का केंद्र बना हुआ गुलजार अब पिंजरे में कैद हो गया। इस दौरान गुलजार को नागदेव रेंज लाया गया, जहां मेडिकल के बाद गुलजार को घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वन रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि पिछले दिनों सपलोड़ी और भट्टी गांव में गुलजार ने 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। और ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि ग्वाड़ीघाट भट्टी गांव में जो हम लोगों ने ग्रामवासियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वहाँ पिंजरा लगाया गया था कि एक गुलजार ट्रैप हुआ है, उसको तत्काल हम लोग जो है उसे रेस्क्यू करके अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं। और अभी पूर्णतः जो प्रथम दृष्टया गुलजार पूर्णतः स्वस्थ है और अभी इसका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वेटरनरी के द्वारा किया जाएगा। उनको मैंने पत्र भेज दिया है। गांव की जहां तक बात है कि 3-4 स्क्वायर किलोमीटर पर ये 3-4 गांव बसे हुए हैं, सपलोड़ी, सरना, भट्टी गांव, कुलमोरी। यहाँ पर कुछ गुलजार की गतिविधियाँ अधिक देखी जा रही हैं और ग्रामवासियों का इसके बाद भी कहना ये है कि अभी गुलजारों की वहाँ पर प्रेजेंस है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि अगर आप लोगों को पिंजरे वहाँ पर यथावत रखने हैं तो उसका पुनः प्रस्ताव हमारे पास। खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां खताड़ी क्षेत्र में पति ने तेजाब फेंक कर पत्नी को घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसी महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मामले को लेकर पीड़ित महिला के पीहर पक्ष ने कहा कि आरोपी पहले भी कई बार उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर चुका है। वहीं पुलिस ने कहा कि पीड़ित पक्ष की ओर से तरहीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। तेजाब डालने का इन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई। पहले सिर फोड़ दिया, उसको मारा पीटा, खून वून चल रहा था उसके। मैंने उसको उठा करके अपनी बहन का वहाँ भेज दिया लड़की को। वहाँ पर से भेज के मैं अपने घर पर आकर लेट गया। मुझे फिर पता नहीं, बाद में आकर के इसने पीछे से उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, पूरे बुरी तरीके से उसको जला दिया। महिला के साथ इसकी कोई साथी महिलाएं वो लेकर आई थी। उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि इनके पति द्वारा इसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया। करीब शरीर का 40% हिस्सा तेजाब के द्वारा कवर्ड है। महिला की स्थिति अभी बहुत नाजुक है। फिलहाल महिला को आईसीयू में रखा है और उसको जो ट्रीटमेंट है वो सारा चल रहा है। पट्टी वगैरह की गई और ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पुलिस को इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी। जिलाधिकारी महोदय ने दुर्भाग्य से बताया कि फला ब्रिजेश हॉस्पिटल में जो है आप चले जाओ और वहाँ थाना अध्यक्ष जो रामनगर है उनके द्वारा जो है सूचना दी गई कि एक महिला के ऊपर एसिड फेंका गया है जिसकी हालत गंभीर है। तो उसके उस सूचना के आधार पर मैं तत्काल ब्रिजेश हॉस्पिटल आया और ब्रिजेश हॉस्पिटल में आकर जो महिला को देखा तो महिला की स्थिति नाजुक है। तो उसके बयान लिए, मरणासन बयान ले लिए हैं और जो है उसने बताया कि मेरे पति जो है नजीम द्वारा मेरे पर जो है मारपीट की गई और मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया है, जिस कारण मैं गंभीर हूँ। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। बता दें कि प्री मानसून की सक्रियता से 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे राज्य में सक्रिय होने में अभी 72 घंटे का
वक्त बाकी है और प्री मानसून की सक्रियता से पहाड़ से लेकर मैदान तक जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मानसून फिलहाल उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है और 3 दिनों के भीतर राज्य में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।